Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Before we proceed, there is an announcement for students. We at SPMIS Academy are starting Geography optional course from upcoming 14th June. इस कोर्स में पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि एपीएससी में नए पैटर्न से तो अभी तक या नए सिलेबस के हिसाब से तो अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है. उसके अलावा कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, रेगुलर आंसर राइटिंग कराया जाएगा. दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड बाय मृदुल मिश्रा सर. जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हियर. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एडिटोरियल सेगमेंट. इट इज अबाउट केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट. And the ideas discussed here are important from our syllabus, paper 1 essay point of view, for paper 2 Indian society, especially status of women, and paper 5 ethics. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, एक रिसर्च पेपर पब्लिश की गई थी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग. उसमें उन्होंने बताया कि क्या अंतर है इंडिया के फूडिंग कल्चर में और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंट्रीज़, उनके फूडिंग कल्चर में. तो देखिए, ये मान लीजिए कि अगर इंडियन किचन के क्यूजीन्स हैं और ये आप मान सकते हैं कि अमेरिकन किचन का या किसी भी वेस्ट यूरोपियन किचन का क्यूजीन है, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? इंडियन जो क्यूजीन्स होंगे उसमें आप देखिए कितनी सारी वैरायटी है और इसको कितने ध्यान से बनाना पड़ेगा. आप समझिए, थोड़ा भी नमक ज़्यादा पड़ गया, कोई मसाला ज़्यादा पड़ गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा. दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए. किसी हर इंसान के बस की बात है नहीं खाना बना देना, जो इंडियन क्यूजीन्स हैं उनको बना देना. इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड वर्क एज वेल. आप जो ट्रेंड इंसान है उसको भी एक टाइम देना पड़ेगा डिवोटेड तरीके से, तभी जा कर के अच्छा खाना वो बना सकता है इंडियन क्यूजीन में. वही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्यूजीन्स देखें तो उसमें वैरायटीज़ कम दिखेंगी आपको. ये ब्रेड वगैरह है, उनको लोग बेक कर देंगे, उस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, तो उसमें वैरायटीज़ कम दिखेंगी आपको, स्पेशलाइजेशन कम दिखेगा. आप देखिए कि वैरायटीज़ कम है, तो इस कारण से नेचुरली इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको उतना ट्रेन नहीं होना होगा जितना आपको इंडियन क्यूजीन को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए ट्रेन होना होगा. और इसी कारण से डज़ नॉट रिक्वायर मच डेडिकेटेड वर्क. वहाँ पे हर इंसान अपना खाना बना लेता है. इन जनरल ओवन पड़ा हुआ है और उस पर बेक करना है और थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है, ऑमलेट बनाना है, हो गया, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, लंच में बर्गर खा लेना है. इस तरीके से उनका खाना बनाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वर्क की ज़रूरत है नहीं. तो ये जो क्यूजीन्स का कंपैरिजन करके फिर इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने क्यूजीन्स का कंपैरिजन करके ये बात निकाली कि इंडियन जो क्यूजीन कल्चर है, फूडिंग कल्चर है, इसको सस्टेन करने के लिए एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स की ज़रूरत है. और यही कारण है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर वीमेन आर ट्रेंड इन सच मैनर टू टेक केयर ऑफ द इंडियन क्यूजीन्स एंड सस्टेन द इंडियन क्यूजीन कल्चर. बचपन से ही उनको माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को, गर्ल चाइल्ड को सिखाती हैं कि कैसे खाना बनाना है, किस तरीके से उस कल्चर को कंटिन्यू करना है, सस्टेन करना है. अलग अलग तरह की वैरायटी सिखाती हैं. और फिर लेटर ऑन इन देयर लाइफ फिर वीमेन जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज संभालती हैं. वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड वर्क. ऐसा नहीं कि चलते फिरते ये खाना कोई भी बना देगा, जैसे अमेरिकन सोसाइटी में है कि ओवन में रख दिया और बेक होकर के खाना तैयार हो गया. ऐसा नहीं होता. यहाँ पे एक डेडिकेटेड वर्क चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए. तो बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशलाइजेशन डेवलप किया जाता है. तो स्पेशलाइजेशन में क्या हो गया है, देयर इज जॉब डिवीजन इन जनरल, कि एक इंडियन सोसाइटी में एक जॉब डिवीजन कर दिया गया है कि मैन विल गो फॉर वर्क, विल अर्न मनी, वाइल वुमेन विल स्टे एट होम एंड दे आर ट्रेन्ड टू मैनेज हाउस होल्ड. घर पे रहेंगी, खाना बनाना सीखेंगी, हाउस होल्ड मैनेज करना सीखेंगी और फिर वो अपने हाउस होल्ड को फिर सस्टेन करेंगी. तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन जॉब डिवीजन मैन एंड वुमेन के लिए. एंड उसके पीछे जो बेसिस बताया इस रिसर्च ने वो है क्यूजीन कल्चर.
दैट रिक्वायर्स डेडिकेटेड वर्कफोर्स। वही वेस्टर्न सोसाइटीज़ की अगर बात की जाए तो इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं खाना बनाना, कोई भी बना सकता है मजाक मजाक में, और इसलिए फिर लोग काम करते करते भी खाना बना लेते हैं। दैट इज़ वाई दैट इट डज़ नॉट रिक्वायर डेडिकेटेड वर्क, इसलिए कोई भी खाना बनाता है और इसलिए सब लोग ऑफिस जाते हैं, आराम से काम करते हैं, चाहे मैन हो या वीमेन हो। तो क्यूजीन के अंदर बेसिस है डिवीजन ऑफ वर्क का और पैटर्न ऑफ द सोसाइटी का। अब ये जो क्यूजीन का बेसिस है रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये जस्टिफिकेशन तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो वर्क डिवीजन कर दिया गया है, जॉब डिवीजन कर दिया गया, इसके कारण कई सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं, जो वो चैलेंजेस जो वीमेन के लिए निगेटिव आउटकम्स लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि वीमेन आर फोर्स टू हैव लो पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। इन जनरल जब वीमेन का मान लिया गया इंडियन सोसाइटी में कि उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को देखना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है, चाहे कितने भी पढ़ी लिखी हो। आप देखते हैं कि शादी के बाद नहीं तो बच्चा होने के बाद वीमेन जो है वो अपना जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है वो छोड़ करके हाउस होल्ड मैनेज करने लगती हैं। इन जनरल ये देखा गया है। अब इससे मुद्दा क्या होता है कि सिंस जॉब डिवीजन इज देयर, वीमेन आर कंसिडर्ड टू बी स्पेशलाइज्ड इन होम मैनेजमेंट, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लेबर वर्कफोर्स हैपेंस। तो वीमेन का इकोनॉमिक इंगेजमेंट कम होता है, और जब इकोनॉमिक इंगेजमेंट कम होता है, उनकी सेल्फ अर्निंग कम होती है, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट। बचपन में अपने फादर पे डिपेंडेंट रहती हैं और आफ्टर मैरिज दे आर डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड्स। अब इससे होता क्या, इकोनॉमिक डिपेंडेंस से होता क्या है, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर डिग्निटी। धीरे धीरे उनको ऐसा फील होने लगता है, और आसपास की सोसाइटी या इवन फैमिली में लोग उनको फील कराते हैं कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, पैसा तो वो मैन कमाता है। और विमेन को जो है अपनी डिग्निटी से धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देना पड़ता है, बिकॉज दे फील लाइक दे देमसेल्फ फील कि हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि मैन ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा अगर विमेन घर पे हाउस होल्ड एक्टिविटीज का टेक केयर ना करें तो, बट दैट इन जनरल इज नेवर रियलाइज्ड कि विमेन का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैन का जाकर के ऑफिस में काम करना है। बट इट लीड्स टू ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज ऑन डिग्निटी, और जब डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है कि भाई आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो बस ऐसे दिन भर घर में बैठे रहते हो, तो फिर इट लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सब्जुगेशन, लीडिंग टू इशूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, कि जब भाई उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो नेचुरली इट विल लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल एंड अदर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। तो ये सब प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं बिकॉज ऑफ दिस जॉब डिवीजन एंड डेडिकेटेड वर्क। अदरवाइज कोई ये दिक्कत है नहीं कि हमें ठीक है हमारी कल्चर को, हमारी फूडिंग कल्चर को सस्टेन करने के लिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, तो ठीक है कुछ लोग इस काम के लिए भी स्पेशली डेडिकेटेड हों, लेकिन सिर्फ विमेन ही ये काम करेंगे उससे दिक्कत होने लगती है। सिर्फ विमेन घर को संभालेंगी, मैन बाहर जाएगा, अगर ये स्टीरियोटाइपिंग करने शुरू कर दी जाती है, फिर उसके नेगेटिव आउटकम्स आने लगते हैं, बाई प्रोडक्ट आने लगते हैं, साइड इफेक्ट आने लगते हैं इन फॉर्म ऑफ विमेन हैरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सॉल्यूशन होना चाहिए दैट मैनेजिंग हाउस होल्ड एक्टिविटी शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस नॉट ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। देखिए डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, लेकिन इसमें यह कहाँ लिखा है कि सिर्फ विमेन ही ये काम कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि बस विमेन ही खाना बना सकती हैं। अगर बचपन से ट्रेन किया जाए या बाद के एज में भी ट्रेन किया जाए मेन को, तो वो भी तो अच्छा खाना बना सकते हैं। आप देखते हैं कि कई सारे अच्छे अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट में जो शेफ होते हैं वो मेन होते हैं, तो मेन भी खाना बना सकते हैं। मतलब इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर कि विमेन ही अच्छा खाना बनाएंगी। सो इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, इट्स ए स्टीरियोटाइपिंग। तो ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस। मान लीजिए कि किसी का मन हुआ कि एक कपल है, उसमें से हस्बैंड का मन हुआ कि मैं ज़्यादातर घर का काम देखूंगा एंड वाइफ विल वर्क, ये आपस में कंसेंसस के साथ ये डिसाइड कर लें। दैट मीन्स कौन काम करेगा, कौन ऑफिस जाएगा, कौन घर का काम संभालेगा, दैट शुड बी अ मैटर ऑफ चॉइस नॉट बाई फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। होता उल्टा है हमारी सोसाइटी में, मान लिया जाता है कि अच्छा कुछ लोगों को ऑफिस जाना है, कुछ लोगों को घर पे रहना है, तो विमेन ही घर पे रहेंगी और मेन ऑफिस जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस हस्बैंड्स एज वेल। इंडियन सोसाइटी के अंदर आप ये टर्म कभी सुनते ही नहीं होंगे, हाउस हस्बैंड।
आप हमेशा सुनते होंगे हाउसवाइफ, होम मेकर, विमेन के लिए आप सुनते हैं, लेकिन हमें हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट भी पॉपुलराइज करना पड़ेगा। कपल को छोड़ना होगा उनके चॉइस पे कि भाई इस कपल के अंदर जो वाइफ है वो काम करती है। तो देयर दिस कॉन्सेप्ट कि देयर आर हाउस हस्बैंड्स एज वेल, देयर आर वर्किंग वुमेन एज वेल, दिस कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी प्रमोटेड। देखिए, पहले तो वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, अब धीरे धीरे वर्किंग वुमेन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। जो वुमेन वर्क करती हैं अभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर के काम भी वही संभालेंगे साइमल्टेनियसली। अभी तक जो हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है या कल्चर है वो प्रमोट नहीं हो पाया, पॉपुलराइज नहीं हो पाया। इसको कैसे पॉपुलराइज कर सकते हैं? देयर कैन बी मोर एंड मोर मूवीज ऑन दिस इशू, सेलिब्रिटीज इस पे बातें कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस इस पे बातें कर सकते हैं, और ये आइडिया जो है वो सोसाइटी में फ्लोट कर सकते हैं। आज फ्लोट करेंगे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में जाकर के धीरे धीरे ये नॉर्म सेट होना शुरू होगा। अदरवाइज अगर आप लेबलिंग कर देंगे कि विमेन को ही हाउस होल्ड एक्टिविटीज देखनी है, तब तो फिर विमेन को अपने एस्पिरेशंस पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा और कई सारे नेगेटिव आउटकम्स भी निकल करके आएंगे। तो मेन मुद्दा है स्टीरियोटाइपिंग का, दैट स्टीरियोटाइपिंग दैट मैन शुड गो आउट फॉर वर्क एंड विमेन शुड टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटी लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक सब्जुगेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसको काउंटर करने की जरूरत है। इसके बाद हमेशा से एक ये जो स्टीरियोटाइपिंग के कारण ऐसा लगता है कि विमेन तो इकोनॉमिकली यूजलेस हैं और उसके कारण उनकी वर्थ उनके खुद के नज़रों में कम हो जाती है। सो ये सब स्टीरियोटाइपिंग को टैकल करना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए मेन मुद्दा भूलिएगा मत, मेन मुद्दा यह है कि हमारा क्यूजीन कल्चर अलग है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसके लिए थोड़ा डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए। तो मैंने कहा कि डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, नहीं तो हमारा जो क्यूजीन कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे हमें भी बर्गर कल्चर अपनाना होगा अमेरिका वाला। तो क्यूजीन कल्चर को सस्टेन करने के लिए हमें डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, लेकिन वो डेडिकेटेड वर्कफोर्स सिर्फ विमेन हो ये जरूरी नहीं है। तो उसको टैकल करना है पहले हमें। तो दूसरा, हमें हमारी किचन को थोड़ा अपग्रेड करना होगा टेक्निकली। इंडियन किचन को थोड़ा टेक्निकली इक्विप कर देंगे अगर, तो इट विल रिक्वायर लेस ह्यूमन लेबर। पहले जैसे पुराने ज़माने में वो कोयले पे खाना बनाती थी औरतें, फिर सिलेंडर लाया गया, गैस सिलेंडर, एलपीजी लाया गया। अब उसमें थोड़ा और उसको टेक्निकली इक्विप कर दिया जाए, वहाँ पे ओवन लगा दिया जाए, मान लीजिए एग्जॉस्ट लगा दिया जाए, चिमनी लगा दिया जाए, और भी जो भी किचन की हाई एंड एक्टिविटीज़ हैं वो दे दी जाए अगर, तो ये जो लेबर है विमेन का या मेन का किचन के अंदर, ये जो लेबर है ये बहुत हद तक, या डेडिकेटेड वर्क, इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब ये जो करंट न्यूज़ है ये दूसरे आर्टिकल से, दूसरे सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। केरला सरकार लेकर के आई है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। इस स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट में होगा क्या कि सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे, मतलब सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा टू विमेन from all walks of life for purchasing household gadgets or equipments in order to manage their kitchen। तो किचन के लिए उनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो सस्ते दामों पे उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो गैजेट्स खरीद सकें, ओवन वगैरह जो भी है खरीद सकें। और ये जो लोन अमाउंट है उनको आराम से लंबे समय के बाद चुकाना है, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होगा, और वो इंटरेस्ट रेट पे भी इनको बस 1/3 इंटरेस्ट चुकाना है विमेन को, बाकी वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो रिमेनिंग 1/3 चुकाएगी और स्टेट गवर्नमेंट बचा हुआ 1/3 इंटरेस्ट रेट चुकाएगी। अब ये जो स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट है, केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट, आपसे ना प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला है डायरेक्ट, ना मेंस में पूछा जाने वाला है डायरेक्ट, लेकिन इसका आप इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर को जस्टिफाई करने में। अगर कभी सवाल आ जाए कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू काउंटर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। बाकी सारे तो हैं ही, अवेयरनेस वगैरह तो हैं ही, एजुकेशन लिटरेसी वो सब तो हैं ही। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट से हम सीख सकते हैं, इट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस इंडिया। इससे होगा क्या, इट विल रिलीव विमेन फ्रॉम डेली लेबर। जो उनको 4 घंटा मान लीजिए किचन में बिताना पड़ता था, अब वो खाली 1.5 से 2 घंटा बिताना होगा मान लीजिए, बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट्स। तो उससे फिर होगा कि जो टाइम बचेगा उसका इस्तेमाल वो कर सकती हैं अपने आप को स्किल करने में, ट्रेन करने में, और वो फिर वो भी जॉब कर सकती हैं। इट विल इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेकिन साथ ही साथ आपको इस केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज भी करना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि ये केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट जो है वो भी स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट कर रहा है। आप देख रहे हैं इसमें क्या बोला गया कि विमेन विल बी अलाउड टू टेक लोन, मतलब ये
प्रोजेक्ट में मान के चला जा रहा है कि विमेन का ही काम है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को, किचन को मैनेज करना, यानी कि वो स्टीरियोटाइपिंग जो इंडियन सोसाइटी के अंदर है उसको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। इस केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट में हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकता है और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं अब समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने इस आर्टिकल में डील किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है कि हमारी फूडिंग हैबिट अलग है और हमारे इंडिया की फूडिंग हैबिट के लिए एक डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी ऑफिस भी चला जाएगा और साथ में इंडियन कुजीन कल्चर को मेंटेन भी कर लेगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं फिर वो लोग यही बर्गर कल्चर पे आ जाते हैं, अमेरिकन कल्चर पे आ जाते हैं और उन घरों में फिर ये इंडियन क्यूजीन का कल्चर ख़त्म हो जाता है। तो इस इंडियन क्यूजीन कल्चर को अगर सस्टेन करना है तो डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज इंडियन सोसाइटी में निकल के आ रहा है कि डेडिकेटेड वर्कफोर्स बस विमेन होंगी, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। वो डेडिकेटेड वर्कफोर्स मैन भी हो सकता है एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस हस्बैंड प्लस किचन के अंदर थोड़े से बेहतर इक्विपमेंट्स हम रख सकते हैं ताकि टाइम कम लगे, कि जो इंसान चाहे मैन हो या विमेन हो किचन के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है उसका कम वक्त लगे और वो भी थोड़ा बहुत लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि केरला स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट जो है वो एक डायमेंशन के लिए तो सही है, टेक्निकली इक्विप्ड इक्विपमेंट्स दे रहा है, लेकिन दूसरे डायमेंशन पे वो काम नहीं करता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट सी स्नॉट आउटब्रेक इन टर्की। और ये जो आर्टिकल है ये मुझे लगता है कि मेंस में तो नहीं आएगा बट इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये मैपिंग से रिलेटेड सवाल इस टॉपिक से आ सकते हैं। जरा समझते हैं करंट न्यूज़ क्या है। तो देखिए टर्की के कोस्ट पे आप इस तरह का मलबा जमा हो गया है। मलबा आप समझिए तो आप जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, स्लज कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में मलबा कहते हैं, वो इस तरह का मलबा काफ़ी लार्जर अमाउंट में जमा हो गया है ऑन द सी कोस्ट ऑफ टर्की, जिसको कहा जा रहा है सी स्नॉट, या सरल शब्दों में कहें तो मलबा या मरीन स्लज। ये जो मरीन स्लज है या सी स्लॉट है, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर पॉल्यूशन एज वेल एज क्लाइमेट चेंज। तो ज़रा समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सी स्नॉट हो क्यों रहा है। समझिए, ये मान लीजिए ओशनिक वाटर है, टर्की कोस्ट का ओशनिक वाटर है, तो कहीं कभी ओशन वाटर में इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैरते रहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप वाइट कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तैरते रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो ओशन के अंदर या सी वाटर के अंदर रहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिक एल्गी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी एक तरह के एल्गी हैं। एल्गीज आर ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एक स्पेशल तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ओशन में रहते हैं उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वैसे बहुत छोटा होता है, पानी में तैरता रहता है लेकिन हमें दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर इस फाइटोप्लैंक्टन को बहुत सारा इसकी ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ होने लगे इस फाइटोप्लैंक्टन की, जो कि एक तरह का एल्गी है, इतना ज़्यादा इसका ग्रोथ हो जाए कि ये वाटर को आसपास में पूरी तरह से कवर कर ले, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो फाइटोप्लैंक्टन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एल्गी, और ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, अभी तो देख रहे हैं कि ये आराम से तैर रहा है, ऊपर से दिखता भी नहीं, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए, एक्सेसिव ग्रो कर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। और ये जो सी स्नॉट आया है टर्की में, अभी यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं, ये सी स्नॉट इज ए काइंड ऑफ एल्गल ब्लूम ओनली। आप अपने यहाँ भी देखते होंगे पॉन्ड्स वगैरह में, आप देखते हो कि इस तरह का हरे रंग का एल्गी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज नोन एज एल्गल ब्लूम। यही एल्गल ब्लूम आया है टर्की कोस्ट पे, जिसको सी स्नॉट कहा जा रहा है। अब ये जो सी स्नॉट है या एल्गल ब्लूम है, ये क्यों होता है ये समझिए। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज हैपनिंग। ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है कि पानी का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हाइयर टेम्परेचर पे ये एल्गीज आराम से अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी इनकी संख्या बढ़ती है एट हाइयर टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल्गल ब्लूम इज हैपनिंग, एल्गीज आर ग्रोइंग एट फास्टर रेट। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। पानी के अंदर जब पॉल्यूटेंट्स आते हैं तो पॉल्यूटेंट्स में कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों से जो हम हाउस होल्ड पॉल्यूटेंट्स या कचरा फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, उसमें आप समझिए कि रॉटेन वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, उन सब में न्यूट्रिएंट्स तो है। वो न्यूट्रिएंट जब पानी के अंदर जाएगा तो पानी के अंदर वो न्यूट्रिएंट फिर ये एल्गीज उसको कैप्चर करेंगी और फिर ये जल्दी जल्दी ग्रो करेंगी। तो दो कारण हैं
ग्लोबल वार्मिंग और वाटर पॉल्यूशन, इस कारण से एल्गीज बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और जब बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है और वाटर को इस तरह से ये पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम। और इसी तरह का एल्गल ब्लूम हुआ है अभी टर्की के कोस्ट पे। ये एल्गल ग्रीन कलर का ना होकर के थोड़ा ब्राउन कलर का है और ये एल्गल ब्लूम हैज़ हैपेंड ऑन द सी ऑफ मरमरा कोस्ट ऑफ टर्की, जिसको सी स्नॉट कहा जा रहा है। हम लोग इन जनरल एल्गल ब्लूम कहते हैं लेकिन वहाँ पे इसको सी स्नॉट कहा जा रहा है। एंड दिस सी स्नॉट एट सी ऑफ मरमरा ऑफ टर्की कोस्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एल्गल ब्लूम आउटब्रेक ऑन रिकॉर्ड। इतना बड़ा एल्गल ब्लूम आउटब्रेक या सी स्नॉट अभी तक तो देखो रिकॉर्ड नहीं किया गया था और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये इतना बड़ा सी स्नॉट इसीलिए हो पाया है क्योंकि दो फैक्टर्स मिल गए हैं, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो हो गई सी स्नॉट की बात, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि सी स्नॉट से सवाल आने के चांसेस कम है चूंकि सी ऑफ मरमरा इस बार न्यूज में है। तो पीटी में आपसे सी ऑफ मरमरा या उससे एसोसिएटेड जो बाकी वाटर बॉडीज हैं उसका सवाल पूछा जा सकता है। तो जरा देखिए, मैपिंग देखते हैं। यह है मेडिटेरियन सी और मेडिटेरियन सी से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एजियन सी। एजियन सी इज बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसको हम लोग डार्डेनेलिस स्ट्रेट कहते हैं। डार्डेनेलिस स्ट्रेट से जब आगे जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पे सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा पूरी तरह से टर्की के अंदर ही, इधर भी टर्की है इधर भी टर्की है। और सी ऑफ मरमरा से जब आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा बोसोपोरस स्ट्रेट और बोसोपोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को विथ सी ऑफ मरमरा। तो ध्यान रखना, मुझे लगता है कि सी ऑफ मरमरा इस साल न्यूज में है तो इस एरिया से मैपिंग बेस्ड सवाल बन सकता है इन यूपीएससी एंड एपीएससी प्रीलिम्स। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक के बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economic segment. It is about ethanol blending target and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. सो एथेनॉल क्या होता है पहले ये समझते हैं। एथेनॉल इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से निकाला जाता है। वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च क्वांटिटी हो, जैसे शुगर केन, कॉर्न, सोरगम। तो इस तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जब उनको ग्राइंड किया जाता है तो उससे तीन कंपोनेंट निकलते हैं। इस तरह का बगास निकलता है, हार्ड पार्ट पहले निकल जाएगा, उसके अलावा ग्रेन्स इस तरह के सेपरेट हो जाते हैं और जूस जो निकलता है, जूस इस तरह के हाई स्टार्च कंटेंट वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जब ग्राइंड किया जाएगा, पीसा जाएगा तो इस तरह का जूस निकलता है। ये जूस को फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बनाया जा सकता है विच इज़ ए काइंड ऑफ अल्कोहल। एथेनॉल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है वो भी जरा समझते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने में। जैसे पेट्रोल तो हम बाहर से खरीद के मंगाते हैं विदेशों से, हमारे यहाँ पे तो कभी काफ़ी कम प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल का। तो पेट्रोल के साथ अगर एथेनॉल को थोड़ा मिला दिया जाए तो भी एफिशिएंसी वही रहती है। तो इस कारण से एथेनॉल को अगर पेट्रोल के साथ मिला दिया जाए, और एथेनॉल तो हमारे देश में बन रहा है, पेट्रोल बाहर से आ रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत एथेनॉल को पेट्रोल से मिला दिया जाए तब भी पेट्रोल की एफिशिएंसी वही रहती है। तो इससे फ़ायदा हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत कि पेट्रोल की एफिशिएंसी भी वही एथेनॉल मिलाने के बाद, प्लस पेट्रोल की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई और हमारे देश में एथेनॉल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी इस्तेमाल हो गया। तो ये होते हैं एथेनॉल के ब्लेंडिंग से फ़ायदे। एथेनॉल ब्लेंडिंग, थोड़ा बहुत अगर एथेनॉल को मिला दिया गया पेट्रोल से तो इट मेक्स द फ्यूल क्लीनर, उससे पॉल्यूशन कम निकलता है उस पेट्रोल से जिसमें थोड़ा बहुत एथेनॉल मिला हुआ है। प्लस क्रूड ऑयल बाहर से खरीदने की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ हद तक कम हो सकती है अगर पेट्रोल की डिमांड कम होगी रिलेटिवली। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पेट्रोल को हटा करके आप एथेनॉल मिला देंगे तो आपकी गाड़ी चलने लगेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिला सकते हैं तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी। प्लस इट विल हेल्प इन इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स। जो फार्मर्स ये सब शुगर केन वगैरह, ये सोरगम वगैरह उगाते हैं, उनका जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो फिर उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से फार्मर्स को भी फायदा होगा। अब इसी कारण से एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक टारगेट सेट किया है हमारी सरकार ने, जिसको कहा गया है बायोफ्यूल पॉलिसी। इस बायोफ्यूल पॉलिसी के हिसाब से बाय 2025 जहां भी हमारे देश में पेट्रोल बिकते हैं उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड करके बेचा जाएगा। तो अगर ये पेट्रोल बिक रहा है तो उसमें कम से कम 20% एथेनॉल होगा, बाकी का 80% पेट्रोल होगा बाय 2025। दिस इज टारगेट सेट बाय बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब करंट न्यूज़ क्या है, तो देखिए ये बायोफ्यूल पॉलिसी तो वैसे 3-4 महीने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कराने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट।
और इस प्रोजेक्ट को मोदी जी ने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट डे के अवसर पे, दैट इज़ ऑन 5 जून, और इसको वर्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया उन्होंने पुणे से। ये जो E100 पायलट प्रोजेक्ट है, इसका मेन पर्पस ही है कि इंडिया भर में एथेनॉल प्रोडक्शन के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करे, एथेनॉल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, चेन को इस्टेब्लिश करे, ताकि एथेनॉल पूरे इंडिया भर में ईजिली अवेलेबल हो। जब ईजिली अवेलेबल होगा एथेनॉल, तब तो एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, तब तो बायोफ्यूल पॉलिसी का टारगेट 2025 तक अचीव हो पाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Assam Ratna Award. This topic is important from our syllabus papers की Assam issues point of view. तो क्या है न्यूज़, सबसे पहले ये देखते हैं. देखिए, असम सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर साल असम रत्न अवार्ड दिया जाएगा टू वन पर्सन हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. इसके पहले भी असम रत्न अवार्ड दिया जाता था, लेकिन वो हर 3 साल में एक बार दिया जाता था. लेकिन इस साल से 2021 से अब हर साल असम रत्न अवार्ड दिया जाएगा. उसके अलावा असम विभूषण दिए जाएंगे हर साल 3 लोगों को, असम भूषण दिए जाएंगे 5 लोगों को, और असम श्री दिए जाएंगे 10 लोगों को. तो ठीक वैसे जैसे पद्म श्री होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म विभूषण और भारत रत्न होता है, वैसे ही असम लेवल पे ये 4 अवार्ड लाए गए हैं. जो असम रत्न होंगे उनको 5 लाख का कैश अवार्ड दिया जाएगा, असम विभूषण को 3 लाख का, असम भूषण को 2 लाख का और असम श्री अवार्डीज़ को 1 लाख का अवार्ड दिया जाएगा. उसके अलावा उनको कई सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल इलनेस, फ्री स्टे एट आसाम भवन, फ्री ट्रैवल ऑन ASTC बसेस, ये सब तमाम बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे. उसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट्स किए हैं असम सरकार ने, जैसे कि अब लिटरेरी पेंशन स्टार्ट किया जाएगा. जो भी इम्पोर्टेंट लॉरेट्स हैं हमारे स्टेट के, उनको लिटरेरी पेंशन दिया जाएगा ऑन 7 दिसंबर, विच इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर होमेन बोरगोहाई. उसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए स्पोर्ट्स पेंशन स्टार्ट किया जाएगा ऑन, एंड दिस स्पोर्ट्स पेंशन विल बी गिवन ऑन 3 सितंबर. दिस इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अर्जुन भोगेश्वर बरुआ. Next article is again taken from Assam segment. It talks about some social security schemes of Assam गवर्नमेंट. आपसे डायरेक्टली पीटी में पूछ लिया जाएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं. शहीद कुशल कुंवर सार्वजनिक वृद्ध पेंशन असोनी. इट इज़ ए यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मतलब जो भी ओल्ड एज के लोग हैं वो सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं. जो 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको 250 रुपया पर मंथ पेंशन दिया जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा. जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 550 रुपये पर मंथ का पेंशन दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम. दूसरा स्कीम है इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम. तो ये भी विडो के लिए यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब हर विडो इसके लिए एलिजिबल है. और उसमें अवेलेबल फॉर विडो बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 60, क्योंकि 60 के बाद तो विडोज़ भी इस स्कीम के अंतर्गत अपना बेनिफिट ले सकती हैं. तो 60 से पहले के एज के विडोज़ हैं तो उनको इस इंदिरा मीरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम के अंतर्गत 300 रुपये पर मंथ का बेनिफिट दिया जाएगा थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. तीसरा, दीनदयाल दिव्यांगजन पेंशन स्कीम इज बीइंग रन एज ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर डिसेबल्ड पीपल और स्पेशली एबल्ड पीपल. ये जो पेंशन अमाउंट है डायरेक्टली इन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑन 10th of every month. और ये जो बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके साथ साथ उनको एक SMS मैसेज भी भेजा जाएगा टू इन्फॉर्म देम अबाउट द फंड ट्रांसफ़र, ताकि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 281 to 285. Topic number 281 is about midday meal scheme. It is centrally sponsored scheme which covers all school children studying in class 1 to 8 of government or government aided schools. इसका पर्पस क्या है? To enhance enrollment, retention and attendance and simultaneously improve nutritional level amongst school going children studying from class 1 to class 8. इसमें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स और मदरसाज मकतब्स, वो सारे मदरसाज मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कवर्ड हैं, उनके बच्चों को भी मिड डे मील स्कीम में कवर किया जाएगा. मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स was started in 1925 under Madras Municipal Corporation. By mid-80s 3 स्टेट्स गुजरात, केरला और तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में भारत सरकार इसको मिड डे मील स्कीम को ऑल इंडिया लेवल पे लेकर के आ गई. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 281. टॉपिक नंबर 282 इज अबाउट प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोग्राम. इट वाज लॉन्च्ड बाय श्री रविशंकर प्रसाद हु इज लॉ मिनिस्टर
in April 2017 it was launched. The main purpose is to ensure free legal aid to all irrespective of their financial background, and it encourages lawyers and legal professionals to provide pro bono, मतलब public service, पब्लिक लीगल सर्विस, फ्री पब्लिक लीगल सर्विस टू ऑल. जो गरीब आदमी उनका केस भी ये लोग लड़ें ताकि किसी को भी जस्टिस डिनाई ना हो. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रो बोनो लीगल service program. Please attempt this question based on topic number 282. Topic number 283 is about important schemes for minorities. तो नई रोशनी एक स्कीम है. It is for women empowerment run by Ministry of Minority Affairs. It is a leadership development program for minority women. Objective of this scheme is to empower and instill confidence amongst minority women. नई मंजिल scheme is to benefit minority youths who do not have a formal school leaving certificate or those who are school dropouts or educated in community education like madrasas. तो इन सारे लोगों को फॉर्मल पहले तो एजुकेशन दिया जाएगा, फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके अलावा स्किल दिया जाएगा ताकि ये लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल सके. उसके अलावा है नई उड़ान, ये भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उनको फिर मेंस की तैयारी करने के लिए उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाएगा अंडर दिस नई उड़ान स्कीम. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन based on topic number 283. Topic number 284 is about schemes for MSME. तो MSME समाधान portal is for empowering micro and small enterprises across the country to directly register their cases related to delayed payment. MSME Sambandh portal is to help monitoring the implementation of public procurement policy for micro and small enterprises. MSME Sampark portal is to a digital platform wherein job seeker and recruiters get connected. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 285 is about Atal Jyoti Yojana. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च्ड अटल ज्योति योजना टू illuminate dark regions through establishment of solar lights. It is being implemented by Energy Efficiency Service Limited. Ministry of New and Renewable Energy will provide 75% of the cost, while 25% of the cost for this Ajay scheme will come from MP LADS fund. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 276 to 280 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. North East Industrial Development Scheme. It was started by UPA government in 2011. This is wrong. It was started in 2017. Central government provides a capital subsidy of about 30%. This is right. Reimbursement of 100% insurance premium. This is also right. So the correct answer is option B. Net metering is related to production and use of solar energy by household or consumer. So the correct answer is option A. And United Nations General Assembly में all 193 members of United Nations General Assembly get representation at United Nations General Assembly. Absolutely correct. Decision is made on the basis of voting, which follows the principle of one country, one vote. And with only P5 countries having veto power, no. Here no country has veto power. So the correct answer is option A, one only. Which are the following publishes performance grading index? Correct answer will be option D, Ministry of Education. That's all from our side for today. Thanks for watching.